वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आईएस 38 इंटेंजिबल एसेट में इंटरनली जनरेटेड आइटम्स पर वीडियो कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले फोकस करेंगे इंटरनली जनरेटेड गुडविल पर। और इंटरनली जनरेटेड गुडविल पर आईएस 38 की रिक्वायरमेंट है कि इसको एसेट के तौर पर रिकग्नाइज नहीं किया जा सकता। अब हमें यह अंडरस्टैंड करना है कि गुडविल क्या होती है। गुडविल एक बिजनेस की एबिलिटी होती है कि वो अपने एसेट्स जो हैं उनसे ज़्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। वो ऐसा क्यों कर सकती है? क्योंकि उसका अपने कस्टमर्स के साथ जो रिलेशनशिप होता है वो इतना इम्प्रूव्ड होता है कि एक और अल्टरनेट बिजनेस जिसकी वो गुडविल ना हो और उसके पास सेम एसेट्स हों, वो उतना ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएगा। सो इंटरनल जनरेटेड गुडविल एक बिजनेस की, अगर एक बिजनेस अपने कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप कायम कर रहा है और उसका मार्केट के अंदर जो नेम है वो अच्छा है और लोगों के जहन में उसकी परसेप्शन एक अच्छी बिजनेस की है और एक अच्छे बिजनेस रिलेशनशिप्स की है, तो उसकी गुडविल तो है, लेकिन उसको आप एसेट के तौर पर रिकग्नाइज नहीं कर सकते। इसको क्यों रिकग्नाइज नहीं कर सकते? इसकी रीज़न ये है कि ये एक आइडेंटिफाइबल रिसोर्स नहीं है, ये एक सेपरेबल रिसोर्स नहीं है। यानी आप गुडविल को अलग से रेंट पर नहीं दे सकते, आप गुडविल को अलग से सेल नहीं कर सकते, गुडविल पर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल राइट नहीं होता, गुडविल के ऊपर कोई ऐसा एंटिटी का कंट्रोल नहीं होता, और फिर ये कि इसको रिलायबल मेजरमेंट एट कॉस्ट भी पॉसिबल नहीं होती। अब एक्सटर्नली जनरेटेड गुडविल, यानी जब हम किसी बिजनेस कम्बिनेशन में जाते हैं और हम एक बिजनेस एक्वायर करते हैं तो उसकी गुडविल को हम रिकग्नाइज कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम कहते हैं कि जो हमने एसेट्स एक्वायर किए उनकी फेयर वैल्यू और जो हमने कंसिडरेशन दी उसकी फेयर वैल्यू का जो डिफरेंस है दैट इज गुडविल। लेकिन ये डिफरेंस बिटवीन फेयर वैल्यू एंड कैरिंग अमाउंट्स ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट विद इन एन एंटिटी जो है वो इंटरनली जनरेटेड गुडविल के तौर पे रिकग्नाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारे रेंज ऑफ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से एक बिजनेस के एसेट की कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू के अंदर डिफरेंस आ रहा होता है। तो ऐसे डिफरेंसेस जो हैं वो इंटेंजिबल एसेट को रिप्रेजेंट नहीं करते जो कि एक एंटिटी कंट्रोल कर रही हो। तो इंटरनली जनरेटेड गुडविल को रिकग्नाइज करना एज एन एसेट प्रोहिबिटेड है। जो एक्वायर्ड गुडविल होती है वो रिकग्नाइज हो सकती है, उस पर भी IAS 38 अप्लाई नहीं होता, उस पर IFRS 3 अप्लाई होता है, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। अब कुछ इशू पे हम बात करते हैं कि इंटरनली जनरेटेड आइटम्स में हमारा इशू क्या है। तो समटाइम्स ये डिफिकल्ट होता है कि हम असेस कर सकें कि क्या एक इंटरनली जनरेटेड एसेट रिकग्निशन क्राइटेरिया को मीट करता है, बिकॉज समटाइम्स ये आइडेंटिफाइबल नहीं होता, जैसे हमने भी इंटरनली जनरेटेड गुडविल को डिस्कस किया, और समटाइम्स इसकी कॉस्ट रिलायबली डिटरमिन नहीं की जा सकती। तो ये असेस करने के लिए कि क्या एक इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट क्राइटेरिया फॉर रिकग्निशन, यानी कि वो एसेट के तौर पे क्लासिफाई किया जा सकता है या नहीं, तो ये क्राइटेरिया मीट करता है या नहीं, उसके लिए एक एंटिटी जो है जनरेशन ऑफ एसेट को दो फेजेज में क्लासिफाई करती है। नंबर 1 रिसर्च फेज, नंबर 2 डेवलपमेंट फेज। अब हमने डेफिनेशन रिसर्च और डेवलपमेंट की पहले भी डिस्कस की थी, इस वीडियो के अंदर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने ये जहन में रखना है कि टर्म रिसर्च और टर्म डेवलपमेंट थोड़ी सी नैरो टर्म है। रिसर्च फेज और डेवलपमेंट फेज इनके मुकाबले में काफ़ी ब्रॉडर मीनिंग है, जिसके अंदर पूरे का पूरा एक जो रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ हैं वो इंक्लूडेड हैं। तो अगर एक एंटिटी ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती कि जो एक सर्टन एक्टिविटी है वो रिसर्च फेज का हिस्सा है या डेवलपमेंट फेज का हिस्सा है, तो इन द एब्सेंस ऑफ क्लैरिटी आप उसको रिसर्च फेज ट्रीट करेंगे। ये IAS 38 की गाइडेंस है। अब हम रिसर्च को अगर डिस्कस करते हैं तो रिसर्च की डेफिनेशन है, रिसर्च इज ओरिजिनल एंड प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन undertaken with the prospect of gaining new scientific or technical knowledge and understanding। तो रिसर्च के अंदर हमें एक नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग तो मिलती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि उस नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग की बेस पर हम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जनरेट कर सकें। तो रिसर्च फेज के अंदर जो एक्टिविटीज़ हमारी आती हैं वो इंक्लूड करती हैं जिसमें हमें ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे हमें न्यू नॉलेज ऑब्टेन होगी, या अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करना, सिलेक्शन करना रिसर्च फाइंडिंग्स को और अदर नॉलेज को, सर्च फॉर अल्टरनेटिव ऑफ मटेरियल, डिवाइस, प्रोडक्ट, प्रोसेस, सिस्टम, सर्विसेज। तो डिफरेंट मटेरियल्स को चेक करना कि कौन सा हमारी प्रोडक्ट में मोस्ट सूटेबल होगा, डिवाइसेस को चेक करना, प्रोडक्ट्स को चेक करना, सिस्टम्स को चेक करना, और फॉर्मुलेशन, डिज़ाइन, इवेल्यूशन एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव। यानी अल्टरनेटिव्स की जो है इवेल्यूशन से लेकर सिलेक्शन तक का जो मैटर्स हैं, जिसमें मटेरियल, डिवाइसेस, प्रोडक्ट, प्रोसेस, सिस्टम एंड सर्विसेज सब शामिल हो सकते हैं। तो ये हमारी रिसर्च एक्टिविटीज़ का हिस्सा है। इसकी जो अकाउंटिंग है वो ये है कि कोई इंटेंजिबल एसेट इसमें रिकॉर्ड नहीं होता फ्रॉम रिसर्च और रिसर्च फेज। एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च जो होता है वो जब भी आप इनकर करते हैं तो उसे प्रॉफिट और लॉस में एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब इस अकाउंटिंग की रीज़न क्या है? इस अकाउंटिंग की रीज़न ये है कि रिसर्च फेज जब एक इंटरनल प्रोजेक्ट का हो रहा होता है तो एंटिटी ये डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकती कि इंटेंजिबल एसेट एग्जिस्ट करता है जिससे
प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएंगे। क्योंकि जस्ट नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग इस बात की गारंटी नहीं होती, या कह लें कि प्रोबेबिलिटी भी नहीं होती कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट होंगे। इसलिए इसको एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाता है जब इसको एक्सपेंडिचर को हम इनकर करते हैं। नेक्स्ट हमारा फेज आता है रिसर्च के बाद डेवलपमेंट का फेज। डेवलपमेंट का फेज रिसर्च के बाद शुरू होता है। तो रिसर्च से जो नॉलेज हासिल होती है उसको अप्लाई करने को डेवलपमेंट कहते हैं। Development is the application of research findings and other knowledge to a plan or a design for the production of new or substantially improved material, device, product, process, systems or services before the start of commercial production or use. तो इसका मतलब ये है कि डेवलपमेंट एक ऐसा फेज है जो रिसर्च के बाद शुरू होता है और कमर्शियल प्रोडक्शन या यूज से पहले तक होता है। तो रिसर्च होगी, उसके बाद डेवलपमेंट होगी, और डेवलपमेंट के बाद कमर्शियल प्रोडक्शन और यूज होगा। डेवलपमेंट स्टेज पर जो एक्टिविटीज होती हैं उनकी एग्जांपल्स में डिजाइन, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्री प्रोडक्शन और प्री यूज प्रोटोटाइप्स, जैसे मॉडल्स वगैरह बनाकर चेक करना कि वाकई ये चीज़ वर्क करती है या नहीं करती। डिज़ाइन ऑफ टूल्स, जिग्स, मोल्ड्स, डाइज जो न्यू टेक्नोलॉजी के होते हैं वो हम डेवलप करते हैं। इसी तरह बाजुकात फुल स्केल प्रोडक्शन से पहले एक पायलट प्लांट बनाया जाता है, यानी छोटे से लेवल पे प्लांट बनाया जाता है जिससे इतनी प्रोडक्ट बनाई जाती है जिसकी टेस्टिंग हो सके, देखा जा सके कि वाकई जो प्रोडक्ट होगी वो कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए फिजिबल होगी या नहीं होगी। तो फुल स्केल पर जाने से पहले एक पायलट प्लांट का डिज़ाइन भी जो है वो डेवलपमेंट फेज का हिस्सा है। इसी तरह जो रिसर्च में हमने अल्टरनेटिव चूज़ किया होता है उसकी डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन और टेस्टिंग का जो काम है ये भी डेवलपमेंट स्टेज का एक्टिविटी है। अब इसकी अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग ये है कि नॉर्मली डेवलपमेंट को हम एक्सपेंस के तौर पर रिकग्नाइज कर देंगे प्रॉफिट और लॉस में, लेकिन अगर वो कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मीट करता है तो फिर उसको कैपिटलाइज करेंगे एज इंटेंजिबल एसेट। यही बेसिकली डेवलपमेंट में जो ये क्राइटेरिया मीट कर रहा होगा वो ही इंटरनली जनरेटेड एसेट है जिसको हम रिकग्नाइज कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते। अब इसकी अकाउंटिंग रिसर्च से डिफरेंट क्यों है और इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की रीज़न क्या है? तो वो ये है कि डेवलपमेंट फेज़ में एक एंटिटी सम इंस्टेंसेस में आइडेंटिफाई कर सकती है और डिमॉन्स्ट्रेट कर सकती है कि प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट होंगे, क्योंकि डेवलपमेंट फेज़ जो है वो फर्दर एडवांस स्टेज है देन रिसर्च फेज़। तो जहाँ पे वो ये शो कर सकेंगे कि प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट हो सकते हैं वहाँ पर कैपिटलाइज कर रहे होंगे, और जहाँ पर ये डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकते वहाँ पर उसको एक्सपेंस ट्रीट कर रहे होंगे। सो अब सारी बात ये आ जाती है कि ये फिर कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया क्या है। कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया अल्टीमेटली फोकस कर रहा है एसेट के ऊपर, कि एसेट जो होता है उसके जो रेलिवेंट क्राइटेरिया हैं वो मीट हो रहे हैं, वाकई हम उससे फ्यूचर में बेनिफिट ले सकें। सो कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया ऑफ डेवलपमेंट फेज जो है, that is intangible asset arising from development or from the development phase of an internal project shall be recognized if and only if an entity can demonstrate all, यानी ये जो हम 6 क्राइटेरिया पढ़ेंगे तमाम के तमाम मीट होने चाहिए, ये नहीं कि एनी 3, 4, 5 और मीट हो रहे हों। ऑल 6 क्राइटेरिया मीट होंगे तो कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मीट हो रहा होगा। नंबर 1, टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द इंटेंजिबल एसेट सो दैट इट विल बी अवेलेबल फॉर यूजर सेल। अगर एक इंटेंजिबल एसेट टेक्निकली फिजिबल ही नहीं है तो ऑब्वियसली हम उससे फ्यूचर में बेनिफिट नहीं ले सकते। इंटेंशन टू कंप्लीट, अगर आप एक चीज़ बना रहे हैं, एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक रिसर्च डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन आपकी इंटेंशन टू कंप्लीट ही नहीं है तो फिर आप अल्टीमेटली उससे बेनिफिट नहीं ले सकेंगे। तो अगर आपकी इंटेंशन टू कंप्लीट है ताकि फिर आप उसको यूज़ करें या सेल करें तो फिर ही आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। फिर एबिलिटी टू यूज़ और सेल भी होनी चाहिए। अगर एक चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है तो आप उसको बेनिफिट नहीं ले सकेंगे। फिर एक एंटिटी ये डिमॉन्स्ट्रेट कर सके कि उससे प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे जनरेट होंगे। फॉर एग्जांपल मार्केट हो फॉर द सेल ऑफ आउटपुट, या उससे कॉस्ट रिडक्शन किस तरीके से होगी, यानी एसेट की यूजफुलनेस किसी भी वे में हो जिसमें कॉस्ट रिडक्शन है, इंक्रीज इन रेवेन्यू है, या फिर अदर बेनिफिट्स हैं जो उसकी वजह से राइज होंगे। और फिर रीजनेबल एडिकेट रिसोर्सेज अवेलेबल हों, टेक्निकल रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, अदर रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल होने चाहिए जिससे आप उसे कंप्लीट कर सकें। जस्ट इंटेंशन भी इनफ नहीं है। अगर आपकी इंटेंशन है एक एसेट को कंप्लीट करने की लेकिन आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आप उससे बेनिफिट नहीं ले सकते। तो इंटेंशन भी होनी चाहिए, रिसोर्सेज भी अवेलेबल होने चाहिए कि आप एसेट को यूज़ और सेल कर सकें और एज ए इंटेंजिबल एसेट। और फिर एक एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट ये जो कि किसी भी एसेट के लिए एक रिकग्निशन क्राइटेरिया होता है कि एक एंटिटी की एबिलिटी हो कि वो एक्सपेंडिचर जो उस इंटेंजिबल एसेट से डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है उसको मैयर कर सके। सो ये ऑल 6 क्राइटेरिया मीट होंगे तो डेवलपमेंट को कैपिटलाइज किया जा सकता है। फर्दर ये कि जो डेवलपमेंट एक्सपेंस आप पहले रिकग्नाइज कर चुके होते हैं, तो एक्सपेंडिचर ऑन इंटेंजिबल आइटम दैट वाज इनिशियली रिकग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस शैल नॉट बी रिकग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट एट अ लेटर डेट। तो बाद में आप उसको
कैपिटलाइज नहीं कर सकते। जो एक बार एक्सपेंस बन गया वो एसेट के तौर पे रीइंस्टेट नहीं हो सकता। एक एग्जाम्पल भी अब हम देखते हैं जिसमें हम रिसर्च डेवलपमेंट और इस पास्ट एक्सपेंस के एरिया को भी डिस्कस करेंगे। Pharma Limited started a research and development project for developing new product on 1st January 2021. The following expenditure was incurred during 2021, year ended 31st December 2021. रिसर्च फेज जो है वो जनवरी से मार्च तक कंटिन्यू हुआ और ₹4 मिलियन इन टोटल इसमें एक्सपेंडिचर हुआ। डेवलपमेंट फेज जो है वो 1 अप्रैल टू 31 अक्टूबर यानी 7 मंथ्स का टाइम है और 1.5 मिलियन ईच मंथ इसमें एक्सपेंडिचर हुआ। प्रोजेक्ट बिकेम टेक्निकली फिजिबल ऑन 31 अगस्त यानी जो कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया है वो 31 अगस्त को मीट हुआ व्हेन इनिशियल पेटेंट वाज आल्सो सबमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस करनी है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रिसर्च फेज की, तो इसके अंदर जो अमाउंट है वो एक्सपेंस के तौर पर चार्ज होनी चाहिए। ये ऑल 4 मिलियन प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस के तौर पर रिकग्नाइज होंगे। उसके बाद डेवलपमेंट फेज जो अगस्त तक है यानी जब तक जो है कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ था, दैट इज 5 मंथ्स, अप्रैल मई जून जुलाई एंड अगस्त, तो ये 7.5 मिलियन बनते हैं। क्योंकि कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ था तो ये भी प्रॉफिट और लॉस के अंदर ही चार्ज होगा। जब क्राइटेरिया 31 अगस्त को मीट हो गया, इसके बाद जो हमारी कॉस्ट 1 सितंबर से 31 अक्टूबर लगी है इन नेक्स्ट 2 मंथ्स, ये बनती है 3 मिलियन। इसको हम कैपिटलाइज करेंगे और जो प्रीवियस कॉस्ट हम 7.5 की एक्सपेंस बना चुके हैं यहाँ पर, ये दोबारा एसेट के तौर पे रिकग्नाइज नहीं की जा सकती। तो बेशक बाद में क्राइटेरिया मीट हो गया है, जो अमाउंट ऑलरेडी एक्सपेंस रिकग्नाइज हो चुकी है वो रीइंस्टेट एज एसेट नहीं होगी। फिर IS 38 में कुछ स्पेसिफिक प्रोहिबिशंस भी हैं। एक स्पेसिफिक प्रोहिबिशन तो हमने पहले डिस्कस की थी कि इंटरनली जनरेटेड गुडविल रिकग्नाइज नहीं कर सकते एज एन एसेट। इसके अलावा इंटरनली जनरेटेड ब्रांड्स, मैस्टहेड्स जैसे जो न्यूज़पेपर्स के टाइटल्स होते हैं, पब्लिशिंग टाइटल्स मैगजीन्स वगैरह के और अदर पब्लिशर्स के, कस्टमर लिस्ट जिसमें कस्टमर्स का रिकॉर्ड होता है, और आइटम सिमिलर इन सब्सटेंस, इनसे जो मिलते जुलते आइटम हैं उनको इंटेंजिबल एसेट के तौर पर रिकग्नाइज नहीं करना। और रीजन इसकी ये है कि एक्सपेंडिचर ऑन अबव आइटम कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द बिजनेस एज अ होल, देयरफॉर सच आइटम्स आर नॉट रिकग्नाइज्ड एज इंटेंजिबल एसेट्स। अब होता क्या है कि इंटरनली जनरेटेड ब्रांड आपने उस पर पैसे लगाए तो वो रूटीन बिजनेस के ऑपरेशन पे भी वही पैसा लग रहा है, वही उसी से कुछ ब्रांड भी डेवलप हो रही है, उसी से आपकी कुछ ना कुछ एडवर्टीजमेंट से रेवेन्यू जनरेशन का इम्पैक्ट भी आ रहा है। आप टीवी पर एक कंपनी का जो है एक बिजनेस का ऐड देखते हैं, उसमें वो एक पॉजिटिव मैसेज शेयर करते हैं तो आपके जहन में उनका अच्छा परसेप्शन बनता है, तो गुडविल भी क्रिएट हो रही है। उनका ब्रांड नेम वो बार बार आपको बताते हैं जिससे आपको ब्रांड रिकग्निशन होती है, तो ब्रांड भी डेवलप हो रही है। और फिर उस एडवर्टीजमेंट से रूटीन जो प्रमोशन होती है उनकी प्रोडक्ट की और एक रेवेन्यू को इंक्रीज करने का इफेक्ट होता है वो भी राइज हो रहा होता है। तो एग्जैक्टली कितना एक्सपेंडिचर किस चीज़ की तरफ लीड कर रहा है ये रिलायबली मेजर नहीं किया जा सकता। इसलिए इंटरनली जनरेटेड ब्रांड, मैस्टहेड, पब्लिशिंग टाइटल, कस्टमर लिस्ट और आइटम सिमिलर इन सब्सटेंस एंड आल्सो इंटरनली जनरेटेड गुडविल को हम रिकग्नाइज नहीं कर सकते। यही सारे एसेट्स अगर परचेज्ड हों तो फिर ये सेपरेटली एक्वायर्ड एसेट होते हैं और फिर आप इनको रिकग्नाइज कर सकते हैं। तो इंटरनली जनरेटेड आइटम्स की सूरत में आप इन चीज़ों को रिकग्नाइज नहीं कर सकेंगे। अगर यही आइटम सारे के सारे परचेज्ड हों तो इनको आप जो आपने कॉस्ट इनके लिए पे किया उस पर रिकग्नाइज कर सकते हैं। फर्दर गाइडेंस है कॉस्ट ऑफ एन इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट पर कि कॉस्ट में हमने क्या शामिल करना है। तो कॉस्ट वुड बी सम ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड फ्रॉम द डेट व्हेन द इंटेंजिबल एसेट फर्स्ट मीट द रिकग्निशन क्राइटेरिया। तो रिकग्निशन क्राइटेरिया जो है कॉस्ट की रिलायबल मेजरमेंट, प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट या डेवलपमेंट की सूरत में उसके जो 6 क्राइटेरियाज हैं वो यहाँ पे मैटर करते हैं। इस कॉस्ट के अंदर तमाम डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट शामिल होगी, जिसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल और सर्विस जो आपने इंटेंजिबल एसेट को जनरेट करने में यूज़ की हैं, जो इम्प्लाइज की वेजेस और सैलरीज हैं वो जो इस सारे प्रोसेस के अंदर यूज़ हुई हैं जो रेलिवेंट हों, और इसी तरह जो लीगल फ़ीस होती हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती हैं, उनको भी इंक्लूड करेंगे। इसी तरह अमॉर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट और लाइसेंस जो कि उस इंटेंजिबल एसेट को जनरेट करने में यूज़ हुए वो भी यहाँ पर इंक्लूड किए जाएंगे। IS 23 फिर फर्दर क्राइटेरिया देता है कि इंटरेस्ट को शामिल करना है या नहीं करना। अगर आपका इंटरनली जनरेटेड एसेट क्वालिफाइंग एसेट भी है तो आप इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करेंगे, अदरवाइज उस इंटरेस्ट को एक्सपेंस के तौर पर ट्रीट करेंगे। कुछ मामलात में स्टैंडर्ड ये भी डिफाइन करता है कि कौन सी चीज़ें इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं होनी चाहिए। तो सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर जनरल ओवरहेड एक्सपेंडिचर शामिल नहीं होने चाहिए अनलेस कि वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड हो। अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड हो तो फिर शामिल कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई
इनएफिशिएंसी इन प्रोडक्शन थी या इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस थे तो उनको भी इंक्लूड नहीं कर सकते, और ट्रेनिंग पे जो एक्सपेंडिचर लगा आपका स्टाफ की उसको भी आप इंक्लूड नहीं कर सकते। तो ये IS-38 की इंटरनली जनरेटेड आइटम से रिलेटेड गाइडेंस थी। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम IS-38 इंटेंजिबल एसेट्स के टॉपिक में एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं स्प्रिंग 2021 की अटेम्प्ट से। क्वेश्चन का टाइटल है डव लिमिटेड। तो क्वेश्चन है कि डव लिमिटेड कमेंस डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट ऑन 1 जनवरी 2020। इन दिस रिगार्ड फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स हैव बीन इनकर्ड। तो सबसे पहले इवेल्यूशन ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव्स है जो जनवरी 2020 में हुई, और 2 मिलियन की कॉस्ट है। प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स हैं फेब एंड मार्च में, 17 की कॉस्ट है। पायलट प्लांट अप्रैल टू जुलाई में यूज़ हुआ, 40 की कॉस्ट है। फ़ी टू रजिस्टर लीगल राइट्स पेटेंट्स वगैरह, अगस्त 20 की कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सैम्पल्स, यानी ये कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग होती है ताकि पता चले कि चीज़ें ठीक हैं या नहीं, अगस्त टू अक्टूबर में। इस पर 32 मिलियन की कॉस्ट है, इस पर स्टैरिक लगा हुआ है। तो बताया हुआ है कि NRV 20 मिलियन है, यानी वो जो प्रोडक्ट बनाई गई हैं उनकी NRV 20 मिलियन की थी। तो बेसिकली जो कॉस्ट लगी 32 में से 20 मिलियन तो आपको मिल ही गए, तो आपकी जो कॉस्ट है वो फिर रिमेनिंग 12 मिलियन कंसीडर होगी। फिर फर्दर ये बताया हुआ है कि DL हैज़ आल्सो इनकर्ड डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल सैलरीज एंड ओवरहेड्स ऑफ ₹5 मिलियन एंड ₹1.5 मिलियन रिस्पेक्टिवली इन ईच मंथ ओवर द डेवलपमेंट पीरियड ऑफ न्यू प्रोडक्ट। तो वो तो शुरू हुआ था जनवरी से, और फिर जो है हमें एंड तक नज़र आ रहा है। देन द recognition criteria for capitalization of internally generated intangible asset was met on 1st April 2020, and commercial production of the product was commenced from 1st November 2020। तो नवंबर में कमर्शियल प्रोडक्शन आपने स्टार्ट कर दी, तो मजीद फिर कैपिटलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट फॉर इनिशियल मेजरमेंट, आल्सो डिस्कस द रीजंस फॉर इग्नोरिंग एनी ऑफ द अबव एक्सपेंडिचर इन द कंपुटेशन फॉर 8 मार्क्स। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो हम आंसर इस्टेब्लिश करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बता देंगे और उसकी अमाउंट कैलकुलेट करते जाएंगे। और क्योंकि क्वेश्चन में साथ ये रिक्वायरमेंट भी है कि जिस चीज़ को आप शामिल नहीं करेंगे उसकी भी रीज़न बतानी है, तो साथ ही फॉर्मेट बना लेते हैं जिसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि हमारे जो एक्सपेंडिचर्स हम एक्सक्लूड कर रहे हैं वो कौन से हैं, और रीज़न फॉर इग्नोरिंग क्या है, और अमाउंट उसकी कितनी है। तो जो इंक्लूड करेंगे वो भी लिखते जाएंगे, और जो एक्सक्लूड कर रहे होंगे वो भी विद रीजंस मेंशन करते जाएंगे। तो सबसे पहले है इवैल्यूएशन ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। ये रिसर्च फेज की कॉस्ट है। हमारा जो कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मीट हो रहा है उससे भी पहले ही हो रही है, और वैसे भी जो पॉसिबल अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करने को जो है फेज, ये रिसर्च फेज का हिस्सा है, इसलिए इसको एक्सपेंस चार्ज किया जाएगा, इसको हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। तो इट इज़ पार्ट ऑफ रिसर्च फेज, इसे एक्सपेंस के तौर पे चार्ज कर देंगे। अमाउंट है 2 मिलियन। नेक्स्ट है प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स। प्रोटोटाइप्स कैपिटलाइज भी हो सकते हैं स्पेसिफिक के, अगर वो कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया मीट कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे ये फेब एंड मार्च के मंथ में लग रहे हैं, और हमारा जो कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया मीट हुआ है वो 1 अप्रैल 2020 को हुआ। तो ये क्राइटेरिया मीट होने से पहले कॉस्ट लगी है, इसलिए इसको भी एक्सपेंस चार्ज कर देंगे, ये कैपिटलाइज नहीं होगी। इनकर्ड बिफोर कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया वाज मेट, तो ये अमाउंट 17 मिलियन की। देन पायलट प्लांट, ये अप्रैल टू जुलाई में जो है ऑपरेट हुआ है, और 40 मिलियन की कॉस्ट है। तो ये सारी की सारी कॉस्ट कैपिटलाइज हो सकती है क्योंकि कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया भी मीट हो चुका था, और कमर्शियल प्रोडक्शन से पहले की ये कॉस्ट गिवन है।
तो कमर्शियल प्रोडक्शन क्योंकि 1 नवंबर से स्टार्ट हो रही है, तो ये 40 मिलियन हम कैपिटलाइज कर सकते हैं, इसे हम कैपिटलाइज कर देंगे। देन फी टू रजिस्टर्ड लीगल राइट्स, तो ये अगस्त में जो है इनकर हो रही है, कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया भी मीट हो चुका था और रजिस्ट्रेशन कॉस्ट जो है वो कैपिटलाइज हो सकती हैं जब कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया ऑलरेडी मीट हो चुका हो। तो 15 मिलियन की ये कॉस्ट भी हम जो है वो कैपिटलाइज कर देंगे। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सैंपल्स 32 मिलियन की कॉस्ट है अगस्त टू अक्टूबर में, ये डेवलपमेंट पीरियड के दौरान है। 20 मिलियन की इसकी एनआरवी भी है। तो जो नेट कॉस्ट होगी सिर्फ वो हम कैपिटलाइज करेंगे। तो 32 की हमारी कॉस्ट लगी, लेकिन उससे जो हमें प्रोडक्ट मिला वो 20 मिलियन उसकी एनआरवी थी। तो हमारी जो कॉस्ट है वो बेसिकली जस्ट 12 मिलियन होगी जिसे हम कैपिटलाइज करेंगे। इसके बाद ब्रांड बिल्डिंग कॉस्ट है, ये अक्टूबर से दिसंबर में लगी है 16 की, और जो ब्रांड को बिल्ड करने के लिए या ब्रांड डेवलपमेंट कॉस्ट है तो ये कैपिटलाइज नहीं हो सकती क्योंकि इंटरनली जनरेटेड ब्रांड जो है उसको भी रिकग्नाइज नहीं कर सकते, इसको सेलिंग कॉस्ट के तौर पे रिकग्नाइज करना चाहिए। 16 मिलियन। इसके बाद जो सैलरीज एंड ओवरहेड्स हैं इनको अगर बात करें तो ये बताया हुआ है कि ये थ्रू आउट डेवलपमेंट पीरियड लगें। तो इसको अगर हम देखते हैं जनवरी से लेकर जो डेवलपमेंट रही है प्रोसेस, तो वो 31 अक्टूबर तक रही क्योंकि 1 नवंबर को तो कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गई। तो अप्रैल से पहले के जो 3 मंथ्स हैं उनको एक्सपेंस बनना चाहिए, और जो अप्रैल से ऑनवर्ड हमारे पास टाइम पीरियड है जो 7 मंथ्स बनते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर, तो ये 7 मंथ्स का कैपिटलाइज होना चाहिए और 3 मंथ का एक्सपेंस होना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली 5 मिलियन की जो है वो हमारी सैलरीज हैं और 1.5 मिलियन के ओवरहेड्स हैं एवरी मंथ। तो सैलरीज एंड एडमिन ओवरहेड को जो कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया से पहले हमारे लगे हैं 3 मंथ्स, उनको हम एक्सपेंस बना देंगे। 19.5 मिलियन बनता है क्योंकि 5 + 1.5 6.5 मिलियन, और 3 मंथ्स की जो कॉस्ट है। तो ये हमारी वो कॉस्ट आ गई जो कि हमने इग्नोर की हैं विद रीजंस मेंशन कर दी। और इसके बाद जो 7 मंथ्स की हैं वो कैपिटलाइज होंगी। वंस अगेन 5 + 1.5 6.5 मिलियन टोटल, और 7 मंथ्स जो अप्रैल से अक्टूबर तक का टाइम बनता है दैट वुड बी 45.5 टोटल कर लेते हैं। तो 112.5 मिलियन की जो कॉस्ट है प्रोडक्ट की वो कैपिटलाइज होगी डेवलपमेंट कॉस्ट, और बाकी जो है वो हम एक्सपेंस चार्ज कर देंगे क्योंकि वो कैपिटलाइजेशन का जो क्राइटेरिया और रूल्स हैं उनको मीट नहीं करते। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS-38 इंटेंजिबल एसेट का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है हेनरी। तो क्वेश्चन का डाटा ये है कि ड्यूरिंग 2015 हेनरी हैज़ द फॉलोइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन प्रोग्रेस। प्रोजेक्ट ए वॉज कम्प्लीटेड एट द एंड ऑफ 2014, तो कंप्लीट हो चुका है, फाइन। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ब्रॉड फॉरवर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ 2015 वाज ₹412,500। इसका मतलब है इसकी कैपिटलाइजेशन हो चुकी है, ये क्राइटेरिया मीट कर चुका है, और क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है तो इसकी अमोर्टाइजेशन भी होनी चाहिए। सेविंग्स इन प्रोडक्शन कॉस्ट राइजिंग फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट आर फर्स्ट एक्सपेक्टेड टू राइज इन 2015, यानी फर्स्ट टाइम बेनिफिट 2015 में होगा। In 2015, savings are expected to be ₹100,000, followed by savings of ₹300,000 in 2016 and ₹200,000 in 2017. तो
बेनिफिट को रिफ्लेक्ट करने के लिए जो सेविंग्स हमें उससे राइज होनी है उस हिसाब से हम इसकी अमॉर्टाइजेशन चार्ज कर देंगे। तो स्ट्रेट लाइन बेसिस के बजाय हम ये देखेंगे कि टोटल बेनिफिट हमें आने हैं 600,000 के, जिसमें से 100,000 के आने इस ईयर में, तो 1/6 जो अमाउंट होगी उसकी हम अमॉर्टाइजेशन चार्ज कर देंगे। प्रोजेक्ट बी कमेंस्ड ऑन 1 अप्रैल 2015, यानी मिड ईयर में शुरू हुआ। कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग द ईयर वर 56,000। इन एडिशन टू दिस कॉस्ट अ मशीन वाज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2015 for rupees 30,000 for use on the project. The machine has a useful life of 5 years. At the end of 2015 there were still some uncertainty surrounding the completion of the project. तो ये 56,000 तो हमें प्रॉफिट और लॉस में चार्ज कर देने चाहिए। अलबत्ता ये जो मशीन है इसकी हम जो डेप्रिसिएशन वगैरह भी चार्ज करेंगे और वो भी प्रॉफिट और लॉस में जाएगी, क्योंकि अभी डेवलपमेंट क्राइटेरिया जो है वो मीट नहीं हो रहा, अनसर्टेनिटीज़ हैं। बहरहाल मशीन को नेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के तौर पे प्रेजेंट करना चाहिए। इसके बाद प्रोजेक्ट सी है। प्रोजेक्ट सी हैड बीन स्टार्टेड इन 2014, लास्ट ईयर में शुरू हुआ था। इन 2014 द कॉस्ट रिलेटिंग टू दिस प्रोजेक्ट ऑफ ₹36700 हैड बीन रिटर्न ऑफ। ओके जी, राइट ऑफ कर दी होंगी क्योंकि क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा होगा। एज एट द एंड ऑफ 2014 देयर वर स्टिल सम अनसर्टेनिटी सराउंडिंग द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। दोज अनसर्टेनिटीज हैव बीन रिजॉल्व्ड has now been resolved and further ₹45,000 cost incurred during the year। तो जो प्रीवियस कॉस्ट होती है बाद में क्राइटेरिया मीट हो भी जाए तो वो जो प्रॉफिट और लॉस में रिकग्नाइज हो गई है वो प्रॉफिट और लॉस नहीं रहेगी, उसको एसेट के तौर पे रीइंस्टेट नहीं किया जाएगा। ये जो फर्दर 45,000 लगे हैं जो अनसर्टेनिटीज रिजॉल्व होने के बाद लगे हैं, यानी अब प्रोजेक्ट कैपिटलाइज हो सकता है, तो इनको हम एसेट के तौर पे रिकग्नाइज कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें ये नज़र आता है कि हमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को भी रिफ्लेक्ट करना है और इंटेंजिबल एसेट को भी रिफ्लेक्ट करना है, जो इसमें ये ओपनिंग की अमाउंट भी है और इसमें ये एक दूसरा एसेट भी है जो ड्यूरिंग द ईयर राइज हो रहा है। तो इसको हम फिर अब कवर करते हैं। सो बेसिक फॉर्मेट बना लेंगे I-16 में प्लांट एंड मशीनरी के लिए और I-38 के मुताबिक इंटेंजिबल एसेट के लिए। वैसे ये अलग अलग नोट बनेंगे, यहाँ पर हमने एक जगह पर इनको कंबाइन कर लिया ताकि ज़रा अंडरस्टैंडिंग में भी आसानी रहे और हमें कम टाइम के अंदर इसको डील कर सकें। सो ये हमारा एक बेसिक फॉर्मेट बन जाएगा। इसके बाद हम प्रोजेक्ट ए पर फोकस करते हैं। तो हमें जो ओपनिंग अमाउंट है 412,500 की रिकॉर्ड करनी है और अमॉर्टाइजेशन के लिए हमें ये देखना है कि हमें जो बेनिफिट्स आने हैं वो करंट ईयर में 100,000 के, नेक्स्ट ईयर में 300,000 के और उससे नेक्स्ट ईयर में 200,000 के आने। तो इस बेसिस पर हम इसकी अमॉर्टाइजेशन चार्ज कर देंगे। तो एसेट जो है वो ओपनिंग आ रहा है हमारे पास और फिर अमॉर्टाइजेशन चार्ज करनी है, ये दो इम्पैक्ट्स हैं। सो अमॉर्टाइजेशन चार्ज प्रोजेक्ट ए का जब कैलकुलेट करेंगे तो पहले हमने देखना है कि टोटल सेविंग 100,000, 300,000, 200,000 विच इज़ 600,000 इन टोटल। और इस साल में हमें क्योंकि 100,000 का बेनिफिट आना है 600,000 की बेस पर इस कॉस्ट को जब हमने प्रोपोर्शनेट किया यानी 1/6 ऑफ द कॉस्ट हम अमॉर्टाइज करें तो दैट इज़ 68,750। तो ये अमॉर्टाइजेशन कैलकुलेट करने के बाद हम सिंपली जो एसेट की वैल्यू है ओपनिंग वो भी लिख देते हैं और अमॉर्टाइजेशन को भी इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोजेक्ट बी है। प्रोजेक्ट बी में 56,000 की कॉस्ट लगी हैं, लेकिन क्योंकि अनसर्टेनिटीज़ हैं तो ये कॉस्ट प्रॉफिट और लॉस में चार्ज हो जाएंगी। मशीन परचेज़ की थी 30,000 की 1 अप्रैल को, इसकी 9 मंथ की जो हमारी डेप्रिसिएशन बनती है अप्रैल से दिसंबर तक की, वो लेस करने के बाद इसे हमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के तौर पे रिफ्लेक्ट करना है। So cost in respect of project B cannot be capitalized as there are uncertainties surrounding the successful outcome of the project, but the machine bought may be capitalized in accordance with I-16। So हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। Additions 30,000, चार्ज फॉर द ईयर जो हमने डेप्रिसिएशन का कैलकुलेट करना है। So that would be based on 9 months time 4,500, ये हम रिफ्लेक्ट कर देंगे और इसके बाद यही हमारा टोटल आ जाएगा और नेट वैल्यू पर ये एसेट शो हो जाएगा। लास्ट ईयर ये एसेट नहीं था तो इसकी लास्ट ईयर की वैल्यू नील शो होगी। प्रोजेक्ट सी की तरफ आते हैं। सो प्रोजेक्ट सी में हम देख रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट सी है इसको 2014 में स्टार्ट किया गया था।
cost relating to this project of rupees 36700 had been written off। तो ये जो लास्ट ईयर में आपने राइट ऑफ कर दी थी ये प्रॉफिट और लॉस में थी, ये प्रॉफिट और लॉस में रहेंगी, अब इनको रीइंस्टेट नहीं किया जाएगा। फर्दर कॉस्ट जो 45,000 की लगी हैं जब अनसर्टेनिटीज रिजॉल्व हो गई हैं, यानी हम ये समझते हैं कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से वाकई हमें बेनिफिट होगा, तो इनको हम कैपिटलाइज कर लेंगे। सो बेस्ड ऑन दैट the 2015 cost in respect of project C can be capitalized as the uncertainties have now been resolved. However, the past cost of 2014 cannot be reinstated. तो इसको फोकस करते हुए हम 45,000 करंट ईयर में कैपिटलाइज कर लेंगे और इससे हमारे पास टोटल आ जाएगा। कोई इसकी लास्ट ईयर तो ये प्रोजेक्ट नहीं था, तो हमारी अमोर्टाइजेशन वही रहेगी जो प्रीवियस प्रोजेक्ट पे थी और हमारे पास नेट वैल्यू आ जाएगी 388,750 इंटेंजिबल एसेट्स की। लास्ट ईयर की वैल्यू हमारे पास 412,500 है। यहाँ पर हमने मिलियंस का साइन इनकरेक्टली यूज़ कर लिया है, तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं कि ये यहाँ पर मेंशन नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी जो हमारी कंप्लीट हो गई। एंड वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS 38 इंटेंजिबल एसेट का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है साकिब लिमिटेड। तो डाटा ये है कि साकिब लिमिटेड बिगेन रिसर्चिंग एंड डेवलपिंग एन इंटेंजिबल एसेट। द फॉलोइंग इज अ समरी ऑफ द कॉस्ट दैट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इनकर्ड ईच ईयर। तो क्वेश्चन का फोकस जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट पर है। ओवर 3 ईयर्स जो कॉस्ट लगी हैं वो हमें बताई हैं और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है कि कॉस्ट लिस्टेड अबव वर इनकर्ड इवनली, यानी अगर मंथ वाइज कहीं डाटा करना होगा तो हम उसे सिंपली मंथ्स के हिसाब से प्रोपोर्शनेट कर सकते हैं। इंक्लूडेड इन द कॉस्ट इनकर्ड इन 2011, देन इंक्लूडेड इन द कॉस्ट इनकर्ड इन 2012 एंड 2013। तो हर साल की कॉस्ट के बारे में डिटेल डाटा बताया हुआ है। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि जर्नल एंट्रीज पास करनी है रिलेटेड टू द कॉस्ट इनकर्ड फॉर ईच ऑफ द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011 to 13 एंड ब्रीफली कमेंट ऑन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो हम वन बाय वन हर ईयर की कॉस्ट के बारे में डाटा को देखते जाते हैं और फिर उसके हिसाब से जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। तो सबसे पहले 2011 को देखें तो टोटल 180,000 की कॉस्ट लगी हैं। कॉस्ट जो हैं वो इवनली इनकर हो रही हैं। और अब पढ़ते हैं कि इंक्लूडेड इन द कॉस्ट इनकर्ड इन 2011 आर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ रुपीज 60,000 दैट आर नॉट कंसीडर्ड टू बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। तो जब उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट से कोई ताल्लुक ही नहीं है तो वो तो रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हैं और इनको प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड होना चाहिए। द फर्स्ट 2 months ऑफ द ईयर वर डेडिकेटेड टू रिसर्च, तो ये भी प्रॉफिट और लॉस के अंदर होना चाहिए क्योंकि रिसर्च फेज जो है वो प्रॉफिट और लॉस में चार्ज होता है। देन डेवलपमेंट बिगेन फ्रॉम 1 March 2011 बट ऑल 6 recognition क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट वर ओनली मेट ऑन 1 April। तो जो मार्च से अप्रैल तक की कॉस्ट लगी वो भी प्रॉफिट और लॉस में जाएगी। जब क्राइटेरिया मीट हो गए 1 April को तो इससे ऑनवर्ड की जो अमाउंट होगी उसको हम कैपिटलाइज करेंगे। तो एक तो हमने ये 60,000 इस 180,000 में से सीधे माइनस कर देने हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के हैं, ये तो प्रॉफिट और लॉस में जाएंगे। और बाकी जो 120,000 की कॉस्ट बचेंगी उनको 3 मंथ्स को एक्सपेंस बनाना होगा और अप्रैल टू दिसंबर 9 मंथ्स जो बनते हैं वो हमारे कैपिटलाइज होंगे। तो इसकी एक एंट्री पास कर लेते हैं। तो जर्नल एंट्रीज का हम फॉर्मेट बना लेते हैं और साथ ही कमेंट्स भी मेंशन करते जाएंगे। तो 2011 में सबसे पहले तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हैं उनको 60,000 के जो गिवन है उनको हमने एक्सपेंस बनाया क्योंकि वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है। इसके बाद जो रिसर्च से रिलेटेड 2 मंथ्स हैं उनका एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे 20,000। ये 20,000 कैसे कैलकुलेट हुआ, 180 में से 60 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस निकाले और इवनली हुआ है तो 2/12 करके हमने रिसर्च का एक्सपेंडिचर निकाल लिया। रिसर्च का एक्सपेंडिचर हमेशा प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस बनाया जाता है। इसके बाद 1 मंथ जो डेवलपमेंट का था उसको भी एक्सपेंस बनाएंगे क्योंकि तब तक क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ था, वो 10,000 बनते हैं। तो सेम कैलकुलेशन, सिर्फ अब 1 मंथ जो है वो हम 1/12 लेंगे और जो रिमेनिंग 9 मंथ्स हैं उसका डेवलपमेंट कॉस्ट का एसेट बनेगा। तो ये हम कैपिटलाइज करेंगे
और ये अमाउंट हमारी बनेगी 90,000। सेम कैलकुलेशन है और 9 मंथ की कैलकुलेशन है। ये जो अब हम डेवलपमेंट पहले एक्सपेंस बना चुके हैं, इसको दोबारा एसेट नहीं बनाया जाएगा। जो पास्ट कॉस्ट हैं वो एक्सपेंस ही ट्रीटेड रहती हैं, उनको दोबारा एसेट के तौर पे रीइंस्टेट नहीं किया जाता। और जो टोटल हमने पेमेंट की है, एज्यूमिंग दैट कि पेमेंट बैंक चैनल के थ्रू ही है, तो हम बैंक को क्रेडिट कर देंगे 180,000 से। तो ये हमारी फर्स्ट 2011 की जो कॉस्ट हैं उनकी रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग हो जाएगी, जो जर्नल एंट्री के थ्रू रिफ्लेक्ट हो रही है। नेक्स्ट हम 2012 के डाटा को देखते हैं। तो टोटल कॉस्ट 100,000 की इनकर हुई है और इसके बारे में ये बताया हुआ है कि इंक्लूडेड इन द कॉस्ट इनकर्ड इन 2012 आर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ ₹20,000 दैट आर कंसीडर्ड टू बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। अब क्योंकि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस से डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड है, तो ये सारे की सारी अमाउंट ही कैपिटलाइज हो जाएगी। प्रॉफिट और लॉस में कुछ रिकग्नाइज करने की जरूरत नहीं, सारा जो कॉस्ट है वो सारी डेवलपमेंट के लिए ही है। और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड जब एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट क्राइटेरिया तो पहले ही लास्ट ईयर में बताया हुआ है कि मीट हो चुका है, तो इसका मतलब है कि हम इसको रिकग्नाइज कर सकते हैं एज एन एसेट, और यही हमारी जर्नल एंट्री में रिफ्लेक्ट होगा। सो इन जर्नल एंट्री हम डेवलपमेंट कॉस्ट के एसेट को रिकॉर्ड करेंगे 100,000, और ये हमने क्यों रिकॉर्ड किया, क्योंकि कैपिटलाइज होता है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो, और बैंक से इस पेमेंट को रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो ये इसकी सिंपल सी एंट्री थी। नेक्स्ट ईयर देखते हैं। 80,000 की हमारी कॉस्ट लगी हैं टोटल, इंक्लूडेड इन द कॉस्ट इनकर्ड इन 2013 अ ट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ ₹30,000। अब ये क्योंकि ट्रेनिंग कॉस्ट हैं तो ये प्रॉफिट लॉस में रिकग्नाइज होनी चाहिए। दैट आर कंसीडर टू बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड। अब ट्रेनिंग कॉस्ट चाहे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड हो या ना हो, ट्रेनिंग कॉस्ट का जो है वो आपके डेवलपमेंट के एसेट के साथ लिंक नहीं बनता, आप उसको कैपिटलाइज नहीं करते। IAS 38 में स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड है। इन प्रिपरेशन फॉर द कंप्लीशन ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस सर्टन एम्प्लॉयज वर ट्रेंड ऑन हाउ टू ऑपरेट द एसेट। तो वो बेशक आपने एसेट की जो है ऑपरेशंस के लिए उसको ट्रेन किया, तो जो ट्रेनिंग है वो डायरेक्टली डेवलपमेंट के साथ रेलिवेंट नहीं है। अब यहाँ पर अगर 30,000 को हम एक्सपेंस बना देते हैं, तो बाकी 50,000 हैं वो कैपिटलाइज होने चाहिए, और हम अपनी एंट्री में रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो 2013 में ट्रेनिंग का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देंगे 30,000 का। रीजन बिकॉज ट्रेनिंग कॉस्ट एक्सपेंस इवन इफ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। डेवलपमेंट कॉस्ट जो रिमेनिंग अमाउंट है 50,000 की, वो कैपिटलाइज हो जाएगी एज एन एसेट, और बैंक से हम इसकी पेमेंट कलेक्ट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि जर्नल एंट्रीज पास की जाएं जो कि उस जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए रिफ्लेक्ट करें। वो हमारा काम कंप्लीट हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।